आज का हमारा टॉपिक है लॉरेंट्ज फोर्स। इसके अंदर जब आप किसी चार्ज्ड पार्टिकल को ऐसे स्पेस में मूव करते हो जहां पे आपके पास दोनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही हो, तो जो फोर्स वो चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस करेगा उन दोनों फील्ड की वजह से उसको नाम दिया जाता है लॉरेंट्ज फोर्स। F इज इक्वल टू एफ ई प्लस एफ एम। एफ ई मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स और एफ एम मतलब मैग्नेटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला आपको पता है, इट इज क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, और मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला भी आपको पता है, क्यू वी क्रॉस पी। इसमें क्यू कॉमन ले लेंगे तो ये आपका कंबाइंड रिलेशन बन जाएगा और इस फोर्स को नाम देंगे हम लॉरेंट्ज फोर्स। इसके बाद आती है बात वेलोसिटी फिल्टर की। वेलोसिटी फिल्टर में अगर मान लो आपके पास बीम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स हैं और उसमें से कुछ पर्टिकुलर वेलोसिटी की, एक स्पेसिफिक वेलोसिटी की पार्टिकल को आप निकालना चाहते हो, तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलरली प्लेस करते हैं और उन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम क्या करेंगे, बीम ऑफ चार्ज पार्टिकल को पुश करेंगे। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी की जो चार्ज पार्टिकल है वो अनडेविएटेड मतलब सीधे ही निकल जाएंगे, उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का भी इफेक्ट नहीं होगा और मैग्नेटिक फील्ड का भी इफेक्ट नहीं होगा। मतलब ये हुआ कि उस केस में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे और आपका चार्ज पार्टिकल बिल्कुल सेम बिना डेविएशन के निकल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे पर्टिकुलर वेलोसिटी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को आपस में क्या कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं। मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स उस केस में क्या हो जाएगी, इक्वल। तो वहां से आप v निकाल सकते हो, E अपॉन बी। अब ये v क्या हुआ, वो पर्टिकुलर वेलोसिटी जो आप चाहते हो कि इस वेलोसिटी के पार्टिकल आपके स्ट्रेट वे निकल जाए। ठीक है, तो उसके लिए आपको E और B की वैल्यूज आपको सेट करनी पड़ेगी। इसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन में क्या है हमारे पास, साइक्लोट्रॉन एक ऐसा डिवाइस है जो सिर्फ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करता है, मतलब उनकी स्पीड को बढ़ाता है। जैसे हमारे पास प्रोटॉन है, ड्यूट्रॉन है, अल्फा पार्टिकल्स हैं, तो ये इसकी लिमिटेशन में भी आता है कि ये सिर्फ आपके पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को ही एक्सेलरेट करता है। अब इसका प्रिंसिपल क्या कहता है, ये कहता है कि इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कैन बी एक्सेलरेटेड टू सफिशिएंटली हाई एनर्जी। उनको एक्सेलरेट किया जा सकता है हाई एनर्जी पार्टिकल की फॉर्म में विद द हेल्प ऑफ स्मॉलर वैल्यूज ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बाय मेकिंग इट क्रॉस अगेन एंड अगेन विद द यूज ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। मतलब क्या हुआ कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड वही लगाओगे और उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में बार बार वो चार्ज पार्टिकल घूमकर आएगा। ठीक है, अब घुमाएगा कौन उसको, मैग्नेटिक फील्ड। तो यही बात हुई कि इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी स्पीड को बढ़ाएगी और मैग्नेटिक फील्ड उसको रोटेट करेगी। तो यही इसका प्रिंसिपल है। ठीक है, हम बार बार उसको उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में ला रहे हैं विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके पार्टिकल की स्पीड को लगातार बढ़ाती जा रही है और लास्ट में जब वो मैक्सिमम स्पीड पे हो जाएगा तो डिफ्लेक्टिंग प्लेट की वजह से हेल्प से हम उसको डिफ्लेक्ट करके टारगेट को हिट कर देंगे, जितनी जो टारगेट आप हिट करना चाहते हो। जनरली हम न्यूक्लियर रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए साइक्लोट्रॉन का यूज करते हैं क्योंकि हमें वहां पे हाई स्पीड पार्टिकल्स चाहिए होते हैं। कंस्ट्रक्शन में हमारे पास दो डीज हैं, D1 और D2। इसमें एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि डी जो है वो सेपरेटेड होती हैं, बीच में स्पेस रहता है उनके बीच में, और ये मेटेलिक रहती हैं, मेटेलिक हैं, बिल्कुल बंद हैं। आप देख सकते हो डी बिल्कुल बंद रहेगी, यहां से भी डी दूसरी D2 भी बंद रहेगी और बीच में आपने स्पेस छोड़ा हुआ है। अब ये स्पेस छोड़ने का पर्पज क्या है ये भी आपने ध्यान में रखना है, इसको मैं समझाता हूं आपको। अब इसको कनेक्ट किया हमने हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर के साथ। ये फ्रीक्वेंसी आपकी 10⁻⁷ हर्ट्ज के राउंड वॉट रहती है और वोल्टेज इसकी रहती है 10⁻⁴ वोल्ट के अराउंड। ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल ये आपने बिल्कुल परपेंडिकुलर लगाने हैं डी के, क्योंकि आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड कैसे अफेक्ट करती है जब कोई चार्ज पार्टिकल उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करता है। तो ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपने रखा हुआ है। अब इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड की एक प्रॉपर्टी आपने ध्यान में रखनी है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनसाइड द कंडक्टर उसका इफेक्ट क्या हो जाता है, 0। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि जब भी चार्ज पार्टिकल आपका इस गैप के बीच में आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करेगी, लेकिन जब वो पार्टिकल डी के अंदर चला गया तब इलेक्ट्रिक फील्ड का रोल खत्म हो जाता है। क्यों हो जाता है खत्म, क्योंकि इनसाइड द कंडक्टर द रोल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट आपका क्या हो जाता है, 0 हो जाता है जब वो किसी कंडक्टर के अंदर चली जाती है। ठीक है, तो जब आपने मान लो चार्ज पार्टिकल को यहां से क्या किया, एक्सेलरेट किया। एक्सेलरेट कैसे होगा,
स्टार्टिंग में हम कहेंगे कि ये सोर्स है P, यहां पे आपने पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है। मैंने हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर स्टार्ट किया। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है जिसमें फेज चेंज होता है, कभी एक फेज पॉजिटिव बनेगा दूसरा नेगेटिव, तो दूसरे फेज में ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। जैसे आपकी एसी चलता है ऐसे ऑसिलेट करते हो। ऑसिलेट का मतलब होता है आपके फेजेस चेंज होते रहते हैं। तो फर्स्ट केस में हम मान लेते हैं D1 आपका नेगेटिव है और D2 आपका पॉजिटिव है। तो नेचुरल सी बात है, ये पॉजिटिव आयन किस तरफ अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव की तरफ को। नेगेटिव की तरफ को अट्रैक्ट होगा तो इट विल एक्सेलरेट, उसकी स्पीड बढ़ेगी। लेकिन जब वो यहां जैसे पहुंच जाएगा, डी के अंदर एंटर कर जाएगा, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड का रोल 0 हो जाएगा। दैट मीन्स वो एक कांस्टेंट स्पीड के साथ विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एक कैसा पाथ फॉलो करेगा, सर्कुलर पाथ। अब सिर्फ आपकी मैग्नेटिक फील्ड का रोल रह जाएगा इसके अंदर। मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, उसको रोटेट कर देगी, रोटेट करेगी, फिर वो यहां पहुंच जाएगा। अब आपने टाइम गैप ऐसे रखा हुआ है कि इसका जो सेमी सर्कल का टाइम है और जो इसकी ऑसिलेशन का टाइम है वो सेम रहेगा। मतलब जब यहां पे आपका चार्ज पार्टिकल पहुंचेगा तो आपकी डी के फेज चेंज हो जाएंगे। अब क्या बन जाएगा, D2 नेगेटिव हो जाएगा और D1 पॉजिटिव हो जाएगा। फिर ये नेगेटिव होने की वजह से अपनी तरफ को अट्रैक्ट करेगा, तो अट्रैक्ट करेगा तो उसकी स्पीड थोड़ी और बढ़ जाएगी और बढ़ेगी, फिर वो डी में एंटर कर जाएगा। अब डी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का रोल फिर 0 हो जाएगा। तो जितनी स्पीड से वो एंटर करेगा वो सेम स्पीड के साथ ही वो दूसरे एज पे पहुंच जाएगा। फिर से टाइम चेंज होगा, सेमी सर्कल का टाइम जितना है उतना ही उसका टाइम भी है फेज चेंज का। अब ये D1 नेगेटिव और D2 पॉजिटिव, तो यहां से फिर फर्दर एक्सेलेट होगा और इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहेगा, एक्सेलेरेशन बढ़ती जाएगी और लास्ट में हाईली एक्सेलेटेड पार्टिकल विद द हेल्प ऑफ डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स विल हिट द टारगेट। ठीक है, तो आपको रोल समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां एक्ट करेगी, डी के बाहर। ठीक है, जो गैप इसके अंदर है यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का रोल है। ठीक है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है इट विल रोटेट द पार्टिकल्स टू ब्रिंग इट टाइम एंड अगेन इनसाइड द सेम इलेक्ट्रिक फील्ड, सेम फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर के अंदर उसको लाने की कोशिश, मतलब के बार बार कोशिश करेगी। ठीक है, तो ये है आपका साइक्लोट्रॉन। इस तरह से साइक्लोट्रॉन एक्ट करता है। इसका आपने मैथमेटिकल पोर्शन, ये वर्किंग मैंने आपको समझा दी, इसको आप देख सकते हो, आपने पढ़ लेना है इसको। तो इसके बाद आपकी क्या है, अब ये कहता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जो उसको घुमा रही है। तो BQV इक्वल टू mv²/r। तो r कितना हो जाएगा, mv/bq। टाइम टेकन टू डिस्क्राइब अ सेमी सर्कुलर पाथ, t इक्वल टू πr/v। सेमी सर्कल मतलब आधा सर्कल, आधा सर्कल का डिस्टेंस कितना होता है, πr, और वेलोसिटी कितनी ली हमने, v। ठीक है, तो पाई m, यहां से आप r की वैल्यू पुट करेंगे तो ये बन जाएगा πm/bq, दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, ये सारी टर्म्स कांस्टेंट है तो टाइम आपका कांस्टेंट रहेगा। मतलब सर्कल का जो टाइम है वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इसमें अब देखो, आप डायग्राम से इसको समझने की कोशिश करो कि कांस्टेंट का मतलब ये हुआ कि यहां से लेके यहां तक जब पार्टिकल चलेगा तो उसकी स्पीड कम है। स्पीड कम है तो मान लो वो 2 सेकंड में यहां पहुंचा। जब वो यहां से यहां चलेगा तो उसकी स्पीड ज्यादा है, लेकिन उस ज्यादा स्पीड को कंपनसेट करने के लिए सर्कल बढ़ा लेगा। अगेन वो टाइम उसका 2 सेकंड ही लगेगा। जब वो यहां से जाएगा तो स्पीड और ज्यादा है, तो ये यहां से यहां तक पहुंचने में भी 2 सेकंड ही लेगा, क्योंकि उसने सर्कल अपना बड़ा कर लिया। तो मतलब ये हुआ कि टाइम जो गैप में रोटेट करने का है वो कांस्टेंट ही रहेगा, उसमें चेंज नहीं आएगा, क्योंकि वो स्पीड पे डिपेंड नहीं कर रहा है। उसने स्पीड से अपने आप को कंपनसेट किया हुआ है कि ज्यादा स्पीड होगी तो ज्यादा सर्कल लेगा, टाइम उतना ही लगेगा। ठीक है, और अगर हम टोटल सर्कल को रोटेट करने की बात करें तो टाइम आ जाएगा 2t, 2πm/bq। ठीक है, टोटल के लिए ट्वाइस हो गया दोनों सेमी सर्कल का। फ्रीक्वेंसी यहां से निकाल सकते हो, एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपने पढ़ा हुआ, इट इज 2πν, यहां से आप निकाल सकते हो। अब आगे इसकी लिमिटेशन की बारी। जो लिमिटेशन है वो मैंने आपको बता दिया कि पहले तो ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को ही एक्सेलरेट करता है, तो पहली लिमिटेशन इसकी आ जाएगी कि ये आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट नहीं करता है। अब इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट नहीं करता, उसका रीजन हमें पता है। इलेक्ट्रॉन बड़ा ही स्मॉल मासिव पार्टिकल है जिसका मास बहुत ही स्मॉल होता है। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं तो वेरिएशन उसमें ज्यादा रहती है। जो स्मॉल पार्टिकल होते हैं, जैसे जैसे पार्टिकल की स्पीड बढ़ेगी, इस रिलेशन से जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी उसका, जैसे ये अगर v की वैल्यू आप बढ़ाते जाओगे ना तो 1 आपका डिक्रीज होता जाएगा। 1 डिक्रीज होगा मतलब डिनोमिनेटर डिक्रीज होगा, डिनोमिनेटर डिक्रीज होगा तो ऊपर वाली क्वांटिटी क्या हो जाएगी, ये वाला रेशियो क्या हो जाएगा, इंक्रीज, क्योंकि ये डिनोमिनेटर से इनवर्स में है। ठीक है, ये कम हो रहा है तो ये बढ़ता जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही स्मॉल होता है तो उसकी वेलोसिटी एकदम से चेंज हो जाती है, बहुत बढ़ती जाती है, बढ़ती जाएगी। तो बढ़ने से, वेलोसिटी के ज्यादा बढ़ने से उसका मास एकदम से चेंज कर जाता है, वेरिएशन एकदम आती है।
ठीक है, वेरिएशन एकदम आएगी तो टी क्या है, ये रिलेशन में है, इसमें एम की वैल्यू ये वाली पुट करेंगे तो ये आप देखते हो। अब मैं कहता हूं कि वेलोसिटी आप जैसे जैसे बढ़ाओगे उससे इसका 1 माइनस की वैल्यू डिक्रीज करेगी, 1 माइनस की वैल्यू डिक्रीज करेगी तो टी बढ़ जाएगा। तो दैट मीन्स विद द इंक्रीज इन वेलोसिटी टाइम विल इंक्रीज। सिंपल सा रिजल्ट है कि जैसे जैसे आप वेलोसिटी बढ़ाओगे आपका टाइम भी इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि वो क्वांटिटी कम होती जाएगी, क्वांटिटी कम होगी तो टाइम बढ़ता जाएगा। अब टाइम अगर आपका इंक्रीज कर रहा है, चेंज हो रहा है मतलब, जबकि हम कह रहे हैं कि टाइम चेंज नहीं होना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको पिछले एग्जांपल में यहां बताया है, यहां पे वेलोसिटी के साथ रिलेशन नहीं है, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के केस में एप्रिशिएबल हो जाता है। हम इसको कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन के केस में मास वेरिएशन आ जाती है, मास वेरी करता है। जनरली हैवियर पार्टिकल के केस में मास हम क्या लेते हैं, कांस्टेंट लेते हैं, ठीक है। तो उस वजह से आपका क्या होगा, टाइम चेंज हो जाएगा, टाइम इंक्रीज कर जाएगा। टाइम इंक्रीज का मतलब ये हुआ कि जो पार्टिकल है वो आपका गैप में उस टाइम पे नहीं पहुंच पाएगा जब पोलैरिटी चेंज हो रही है। आपका पार्टिकल कहीं यहीं बीच में रह जाएगा यहां जैसे, और उतनी देर को पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। पोलैरिटी चेंज हो जाएगी तो वो उतनी एक्सेलेरेशन फील नहीं कर पाएगा, ठीक है, या एक्सेलेरेशन तो पहले करेगा ही नहीं, क्योंकि यहां तक डी के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड का रोल ही नहीं होता। और जब तक वो यहां पहुंचेगा उसकी पोलैरिटी फिर वापस वही हो जाएगी, तो पार्टिकल आगे जाने के बजाय पीछे की तरफ अट्रैक्शन फील करेगा। तो टाइम में चेंजेस नहीं होने चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है आपका साइक्लोट्रॉन में। और दूसरा इसमें जो लिमिटेशन है, दूसरी लिमिटेशन में हम कहते हैं कि अनचार्ज्ड पार्टिकल को ये एक्सेलरेट नहीं करता है, ठीक है, अनचार्ज्ड पार्टिकल को भी एक्सेलरेट नहीं करेगा, ठीक है। और तीसरी लिमिटेशन में हम देखते हैं कि आपके जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं वही इसमें आपके ज्यादा एक्सेलरेट कर पाते हैं, ठीक है। तो बस यही आपने इसको बाकी बुक से देख लेना है और इसको समझने की कोशिश करना।